शिखा एक आलसी किस्म की लड़की थी जिसके स्कूल टाइम में भी अक्सर काफी जुए रहा करते थे। लेकिन फिर समय के साथ सभी खत्म हो गई। लेकिन शिखा ने अपने बालों का ध्यान रखना छोड़ दिया, जिससे फिर उसके सिर में जुए हो गए। जुए तो खत्म हुए नहीं, लेकिन शिखा की शादी ऋत्विक नाम के लड़के से हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। शिखा घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। वहीं दूसरी ओर रसोई में काम करते करते अपने सर को भी खुजाती है और कहती है, ओहो, ये मेरी सर की खुजली बंद क्यों नहीं हो रही है? बहुत खुजली हो रही है मेरे सर में। मम्मी। शिखा खुद से बड़बड़ाकर बोल ही रही होती है कि उसकी सास रेखा आकर बोलती है, अरे बहू, ये बंदर की तरह सिर को क्यों खुजा रही है? कहीं जुबो तो नहीं हो गई ना तेरे सर में? नहीं नहीं माँ जी, मम्मा मेरे सिर में कोई जू नहीं है माँ जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि जू वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। खैर, आज क्या बनाया है तूने खाने में? वो माँ जी, मैं चीले बना रही थी। आप बैठिए, मैं बस अभी लाई। लगता है तूने पुदीने की चटनी भी बनाई है। ला, जल्दी से लेकर आ, मुंह में पानी आ रहा है। बस माँ जी, 2 मिनट में लेकर आई। ये बोलकर रेखा टेबल पर जाकर बैठ जाती है और शिखा जैसे ही उसे प्लेट में चीले परोसने लगती है तो उसके सिर में बहुत जोर की खुजली होती है। खुजली करते वक्त उसके नाखून में एक जुआ आ जाता है। उसे मारते हुए वो धीरे से कहती है, आय हाय, ये जुए तो अभी आ गई। कहीं माँ जी न देख ले मेरे जुए को। जल्दी से इसे मार देती हूँ। शिखा उस जुए को मारकर अपनी सास की प्लेट में चीले रखती है कि उसकी नाखून से जुए निकलकर उस प्लेट में चलने लगते हैं। शिखा को इस बात का कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही रेखा उस चीले को उठाकर खाती है तो उस पर जुए चलता देख तिल मिलाकर बोलती है, अरे मैया करम जली नास पीटी कहीं की, ये क्या है? मुझे जुए खिलाकर बीमार करना चाहती है क्या? अच्छा, तभी तू रसोई में अपना सिर खुजाई जा रही थी। सच बता, जुए हैं ना तेरे? हाँ माँ जी, मेरे जुए हैं। जुए, वो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। करम जली कहीं की, जा ले जा इस चीले को मेरे सामने से। माँ जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपको दोबारा बनाकर खिला देती हूँ। अरे नहीं, क्या पता तू फिर से मेरे लिए जू डालकर लाए उसमें। जी खराब कर दिया तूने। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। इस तरह रेखा शिखा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शिखा के सिर के जुए कम ही नहीं होते। शाम को शिखा का पति ऋत्विक घर आता है और उसके करीब आकर प्यार से कहता है, जान, आज तो तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या राज है? ऋत्विक जी, आप भी ना। सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यहाँ बैठो। ऋतिक उसे उठाकर अपने हाथ से उसके बालों में हाथ फेराता है और पास में से गुलाब लेकर उसके बालों में लगा ही रहा होता है कि उसके सिर में जूं को चलता देख वो कहता है, अच्छी शिखा, तुम्हारे बालों में जूं कैसे लाइन बनाकर चल रही हैं? कितने जूं भरे हैं? क्या शिखा, मेरा सारा रोमांटिक मूड तुमने खराब कर दिया। प्लीज ऋत्विक जी, ऐसा मत बोलिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना सर अच्छे से साफ कर लूंगी। अरे तुम तो रहने दो, दूर हटो। कहीं मेरे भी जुए कर दो और मैं भी खुजाता फिरूं। मुझे भी पता ही ये जुए कितने दिन में जाते हैं। मेरे तो पास ही मत आना तुम अब। ऋत्विक जी, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दूर हटने को बोला है, छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जो मेरे बिना रह नहीं सकती तुम, अब मेरे पास मत सोना तुम। मैं तो जाऊंगी आपके पास। ठीक है, मैं ही दूसरे कमरे में सोने चला जाता हूँ। ऋत्विक ये कहकर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है और शिखा ये सोचकर रो रो कर सो जाती है। अगले दिन शिखा बाहर मार्केट से जुए मारने के सारे शैम्पू प्रोडक्ट ऑयल लाकर बालों में लगा लेती है, लेकिन इन सब से उसे बालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये मायूसी देखकर रेखा कहती है, क्या हुआ? मुंह क्यों सजा रखा है तूने रो रो कर अपना? माँ जी, ऋत्विक जी को मेरे जुओं से भरे सिर के बारे में पता चल गया, इसलिए अब वो मुझसे न बात करते हैं न मेरे साथ सोए कल से।
मैं क्या करूं माँ जी? तुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे भी ज्यादा उसे जुओं से नफरत है। गुस्सा तो होना ही था। माँ जी, आप तो कुछ कीजिए, मैंने सब ट्राई करके देख लिया। मुझे पता है तेरे जुए कैसे जाएंगे। हाँ तो माँ जी जल्दी से बताइए ना। लेकिन वो जुए मारने वाली दवाई में बहुत गंदी बदबू आती है। बता, लगा पाएगी? हाँ माँ जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शिखा ये बोलती है कि उसकी सास उसके सिर में जुए मारने वाली दवाई डाल देती है। शिखा वो दवाई लगाकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसका पति उसे देखकर कहता है, लगता है शिखा के साथ मैंने ज्यादा ही सख्ती कर दी। आज बात कर लेता हूँ। ये सोचकर ऋत्विक उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, शिखा, मैंने तुमसे उस दिन ये सड़े हुए चूहे की गंदी बदबू कहां से आ रही है, बिल्कुल गोबर जैसी। ऋत्विक की बात सुनकर शिखा का गला सूखता है और मन में कहती है, कहीं ऋत्विक जी को पता चल गया कि ये गंदी बदबू मेरे सर से आ रही है तो और नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? तुम कैसे बैठी हो? मुझे तो यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये बोलकर धीरे से शिखा के बालों को सूंघकर बोलता है, आए हाय, इसका मतलब ये गंदी गोबर जैसी बदबू तुम्हारे सिर में से ही आ रही थी, फिर भी तुम कैसे भोली भाली बनकर बैठी हो? ऋत्विक जी, ये गंदी बदबू वाली भी आपके लिए ही लगाई है ताकि आपके साथ अच्छे से रह सकूं। ओहो, मुझसे कह रही थी इस चूहे मारने की दवा को सिर में क्यों लगाया? अरे पेट्रोल को ही सिर में डालकर आग लगा लेती, उसके बाद तुम्हारे सिर के सारे जुए खुद ब खुद भाग जाते। ऋत्विक जी, ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ और आप मुझे न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। पेट्रोल डालते चूहे मारने की दवा है, ये वो गोबर जैसी बदबू है। आपको पता भी है, खुजा खुजा कर मैंने अपने ही सर में जख्म कर लिए हैं। बस बहुत हो चुका, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कभी माँ जी मुझे सुनाती रहती हैं तो कभी आप। जुए ही तो हुए हैं मेरे सर में, लेकिन उसकी वजह से आपने मुझे खुद से दूर कर दिया है। क्या जुए होना कोई पाप है? जैसे सर्दी बुखार हो जाता है, कभी वैसे ही जुए हो गए सर में। अरे मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दी जो आप दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। बस अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शिखा की बात सुन रेखा और ऋत्विक को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी दोनों बोलते हैं, बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी परेशानी समझनी चाहिए थी, पर अब से मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। शिखा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर दी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा ताकि तुम्हारे जुए तुम्हें परेशान न करें। दोनों की बात सुनकर शिखा उन्हें माफ कर देती है। कुछ दिन बाद ऋत्विक शिखा का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, जिससे उसके सारे जुए सिर से खत्म हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गायत्री अपने बेटे राजवीर की शादी कशिश से करवाकर उसे अपने घर लेकर आई थी, जिसके बाद गायत्री कशिश का गृह प्रवेश करती है और उसे राजवीर के कमरे तक ले जाती है। अरे बहू, ये मेरे बेटे राजवीर का कमरा है। अब ये कमरा तेरा हुआ। अपना जो भी सामान है सारा सही से रख लेना। ये कहकर गायत्री वहां से चली जाती है, जिसके बाद कमरे में राजवीर आता है और कशिश से बातें करने लगता है। कुछ ही देर में वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह कशिश जल्दी उठकर किचन में पहुंच जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी गायत्री नाश्ता करने के लिए आ रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे राजवीर के कमरे में पड़ती है, वो कमरे में जाकर देखने लगती है। अरे, इस डिब्बे में क्या रखा है? बहुत ही चमक रहा है ये तो। गायत्री कशिश की मेकअप करने की किट को खोलकर देखती है, जिसके अंदर उसे मेकअप करने का कई सारा सामान दिखाई देता है, जिसको देखकर वो अपने मन में सोचती है, इतना सारा मेकअप का सामान, तभी तो मैं सोचूं हमारी बहू इतनी गोरी और चमकीली चमड़ी वाली कैसे पैदा हुई। इसको लगाकर देखूं क्या, मेरी भी चमड़ी गोरी और चमकीली दिखने लगेगी। गायत्री कशिश के मेकअप के सामान को छेड़ने लगती है, जिसके बाद वो शीशे के सामने खड़ी होकर कभी आईलाइनर तो कभी लिपस्टिक तो कभी फेस पाउडर लगाने लगती है, जिसके बाद वो अपना पूरा मेकअप करके नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाती है।
गायत्री का चेहरा देखते ही राजवीर के मुंह से सारा खाना बाहर निकल आता है और खांसते हुए अपनी माँ गायत्री से कहता है, अरे माँ, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। अरे जल्दी से मुंह धोकर आओ, पिताजी ने देखा तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे पागल हो गया है क्या? मैं इतना अच्छा मेकअप करके आई हूँ और तू बोल रहा है मुंह धोकर आओ? नहीं, मैं अपना मुंह नहीं धोऊंगी। गायत्री का चेहरा देखकर कशिश जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वो गायत्री से पूछती है, अरे माँ जी, आप तो बहुत ही फनी लग रही हो, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पूड़ी कोड़ी लाल लगाम। अरे माँ जी, आपको ये तैयार होना, मेकअप करना अब इस उम्र में शोभा नहीं देता। जरा अपने आप को आईने में देखिए, किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो। अरे तूने मुझे बूढ़ी कैसे बोला? अभी तो मैं जवान हूँ। और तुझे क्या लगता है कि मेकअप सिर्फ तू ही कर सकती है? अब देख, मैं मेकअप करना भी सीख लूंगी और तुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। गायत्री की बात सुनते ही कशिश जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा? माँ जी मुझसे खूबसूरत? अरे मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में एक भी लड़की नहीं थी। और वैसे भी आप मेरे बारे में जानती नहीं हो। मैंने 3 अवार्ड जीते हैं और वो भी मेकअप कंपटीशन में। जरूर होगी तू अपने मोहल्ले की सबसे खूबसूरत, लेकिन यहाँ तो सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ और मेरी खूबसूरती के आगे तो तू भी कुछ नहीं है। मेकअप के ऊपर ही दोनों सास बहू के बीच में बहस होने लगती है, जिससे राजवीर बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से से खाने की टेबल से उठते हुए कहता है, अरे अरे बस करो, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, और वो भी मेकअप के पीछे। अरे माँ, आप भी ना जरा देखो आईने में खुद को, ऐसे कोई मेकअप करता है क्या? तभी राजवीर के पिता कर्नल वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर अपनी पत्नी गायत्री के चेहरे पर पड़ती है, वो उसे देखकर दूर दूर भागने लगते हैं। अरे राजवीर बेटा, ये कौन है जो हमारे घर में सुबह सुबह आ गई? इसे यहाँ से भगाओ, अरे जल्दी करो, इसे यहाँ से भगा दो। कर्नल का ऐसा बर्ताव देखकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपना मुंह धोती है और शीशे के आगे बैठकर खुद से कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने चेहरे पर ऐसा मेकअप करूंगी कि पूरी दुनिया मेरे मेकअप की तारीफ करेगी, और फिर देखती हूँ इस कशिश की बच्ची को भी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अब गायत्री अपने चेहरे पर कई सारा मेकअप पोत कर यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। एक दिन गायत्री मेकअप लगाकर बाजार से सब्जी लेने जाती है, जिसके बाद बाजार में सभी लोग बस उसे ही घूरते रहते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, सभी लोग मुझे कितना घूर घूर कर देख रहे हैं। मुझे तो पूरी फिल्म स्टार वाली फीलिंग आ रही है। लोगों के घूरने पर गायत्री बहुत खुश होती है, लेकिन दरअसल वो सभी लोग गायत्री के मेकअप का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस बात से गायत्री बहुत अनजान होती है। वहीं कशिश कॉस्मेटिक से अपने लिए मेकअप का सामान लेकर रास्ते में आ रही होती है। तभी उसे कुछ औरतों के बात करने की आवाज आती है। अरे उस बुढ़िया को देखा तुमने? बुढ़ापे में भी जवानी का शौक आ रहा है। अरे हाँ हाँ, मैंने देखा उसे। अरे इतना सारा मेकअप उसने अपने चेहरे पर लगाया हुआ है, जैसे मेकअप की पूरी दुकान लेकर घूम रही हो। उन औरतों के बात करने के ढंग से कशिश को ये सब समझने में देर नहीं लगती कि वो औरत और कोई नहीं, उसकी सास गायत्री ही है। जिसके बाद कशिश जैसे ही घर पहुंचती है, वो अपनी सास गायत्री के कमरे में जाती है, लेकिन उस समय गायत्री अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही होती है, जिसे देखकर कशिश तुरंत उससे कहती है, माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? अरे अगर इतना ही मेकअप का शौक है तो सीख क्यों नहीं लेती हो? आपको पता है जब आप बाहर निकलती हो तो कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे जा जा, रहने दे। मैं जानती हूँ कि तू मेरी खूबसूरती से जलती है, इसलिए ये सब बोल रही है। अब जा, मेरे को तैयार होना है। आज मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है और देखना सब लोग मेरी खूबसूरती की कितनी तारीफ करेंगे। कशिश के कई बार समझाने के बाद भी गायत्री उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो शाम के लिए तैयार होने लगती है। और जैसे ही शाम होती है तो उसके कुछ दोस्त आते हैं, जो पूरी पार्टी में बस उसके चेहरे को देखकर हंसते रहते हैं। गायत्री को ये लगता है कि सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं कशिश दोबारा से अपने कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। कल मेरा कंपटीशन है, इस बार तो मैं ही जीतूंगी।
कशिश अपनी पूरी तैयारी के साथ सो जाती है। अगले दिन जैसे ही वे मेकअप कंपटीशन में पहुंचती है, वहां कई सारी लड़कियां मेकअप कंपटीशन के लिए आई होती हैं, लेकिन वहां बाकी लोगों के साथ साथ कशिश की सास गायत्री भी मौजूद होती है, जिसे देखकर कशिश अचंभित रह जाती है। जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, एक के बाद एक सब अपना मेकअप दिखाने लगते हैं। जैसे ही गायत्री की बारी आती है, उसके स्टेज पर आते ही सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर टमाटर और अंडे फेंक कर मारते हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती गायत्री से सहन नहीं होती और भागते हुए वो वहां से जाती है, जिसके बाद कशिश अपनी सास को रोकती है और उनको शांत करवाने के बाद उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा मेकअप करती है, जिसके बाद वो उसे परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर ले जाती है। उसका मेकअप देखकर सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। बहुत ही कमाल का मेकअप किया है, आपके मेकअप ने उम्र को भी छुपा दिया। असली अवार्ड के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। उस कंपटीशन में कशिश के साथ साथ गायत्री को भी अवार्ड मिलता है और वो दोनों खुशी खुशी वापस घर आ जाते हैं। गायत्री को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो कशिश से मेकअप करना सीखती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है।